हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस सीरीज में आप देखोगे एक एक करके सारी यूनिट्स के एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो यूनिट रहेगा, वो हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? Which effect is applicable in conjugative arrangement of atoms in a molecules? ठीक है, एक अणु और में परमाणु की संयुग्मी व्यवस्था में कौन सा प्रभाव लागू होता है, यानी कि कौन सा इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है हमारे कॉन्जिग्यूटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स में किस इफेक्ट में, आई इफेक्ट में, ई इफेक्ट में, रेजोनेंस इफेक्ट में, किस में आपका क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव अरेंजमेंट देखने को मिलता है? ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एप्लीकेबल होता है कॉन्जुगेट बॉन्डिंग में? हम क्या देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जब हमारा क्या हो, सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू, यहाँ पे क्या लगा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl जैसे लगा हो, तो इसके थ्रू ऑपरेट करता है। प्लस आई माइनस आई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम वहां पे क्या देखें कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए आपका कॉन्जुगेट बॉन्ड कॉन्जुगेटिवनेस प्रेजेंट होना चाहिए, तब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। वहीं आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी जब तक कॉन्जुगेट बॉन्ड, जैसे कि कॉन्जुगेट बॉन्ड कहने का क्या मतलब है, सिंगल डबल बॉन्ड या फिर सिंगल डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, ऐसा कुछ रहना चाहिए, यानी कॉन्जुगेट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जो 7 कंडीशन मैंने बताए थे कॉन्जुगेट होने के, वो कंडीशन याद कर लो। ठीक है, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि बी एंड सी दोनों ही एप्लीकेबल है। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों बी और सी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है रेजोनेंस अराइजेस ड्यू टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, रेजोनेंस फिनोमिना जो है, ये क्यों अराइज होता है? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है माइग्रेशन ऑफ एटम्स। क्या हमारे रेजोनेंस में एटम्स का माइग्रेशन देखने को मिलता है? नहीं ना। रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में हम देखते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई बॉन्ड है, इनका क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। उसी उसी वजह से क्या हम देखते हैं, रेजोनेंस की जो फिनोमिना है वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है रेजोनेंस क्यों अराइज होता है? एटम्स का माइग्रेशन नहीं होता है, ना ही प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स बोले तो मतलब है कि इस एच का माइग्रेशन, ना ही प्रोटॉन्स का माइग्रेशन होता है। क्या हमें देखने को मिलता है? डीलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें रेजोनेंस फिनोमिना देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पाई होगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस फिनोमिना हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नॉन रिएक्टिविटी ऑफ Cl एटम इन विनाइल क्लोराइड इज ड्यू टू। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे पास विनाइल क्लोराइड होता है, उसका जो Cl एटम होता है वो नॉन रिएक्टिव क्यों होता है? ठीक है, विनाइल क्लोराइड में Cl परमाणु की गैस संरचनात्मक CH2Cl2 के कारण है। ठीक है, या ठीक, तो ये क्यों होता है? इसमें क्यों Cl एटम जो विनाइल क्लोराइड का है, विनाइल क्लोराइड का, अच्छा विनाइल क्लोराइड यानी कि CH2 CH Cl। ठीक है, तो इसमें इसकी नॉन रिएक्टिविटी हाँ क्यों देखने को मिलती है, किस कंडीशन से देखने को मिलती है? तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस जनरली CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से हमारा क्या होता है, ये चीजें इसकी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी ये क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है, अनुनाद प्रभाव है। आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा हमसे? among paraffins it is generally found that with in increase in the molecular weight। अच्छा, पहली बात कि पैराफिन्स होते क्या हैं? पैराफिन्स, ओलिफिन्स, ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। पैराफिन्स आपके CnH2n+2 वाले। अब ये क्या है? तो भाई जो आपके एल्कीन्स होते हैं, कौन? आपके एल्कीन्स को हम क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। ओलिफिन्स किसको बोलते हैं? एल्कीन्स को बोलते हैं। ठीक है,
ये लिटिल एफिनिटी दिखाते हैं, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इन्हें पैराफिन्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन है अमंग पैराफिन्स में जनरली इट इज फाउंड एट विद एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या चीज इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब प्रॉपर्टीज कैसे रिलेटेड है। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। इसको मैंने ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था। तो विद द इंक्रीज इन आपके क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट साथ में इंक्रीज करने लगती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस बाय होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एटम्स। ठीक है, हमें क्या देखना है कि अगर हम क्या कराएं, होमोलिटिक फिजन कराएं, ठीक है, होमोलिटिक विखंडन कराएं तो क्या उत्पन्न होगा। अगर हम क्या करें, होमोलिटिक फिजन बिटवीन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, चलो यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इसके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड का अगर होमोलिटिक फिजन कराएं तो मैंने क्या बताया था, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों ही सेम, दोनों के पास क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों सेम टाइप के एटम है तो सेम शक्ति के साथ दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, जब ऐसा कंडीशन अराइज होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें दो रेडिकल, कार्बन के दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्री रेडिकल। यही अगर हेट्रोलिटिक फिजन होता, हेट्रोलिटिक फिजन जब दो डिफरेंट एटम्स, तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उस केस में कैटायंस एंड एनायंस यानी कि दो आयंस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर कभी भी होमोलिटिक फिजन होता है तो वहां पे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन हमसे यही था कि होमोलिटिक फिजन की वजह से हमें कौन सा क्या कहते हैं, क्या चीजें देखने को मिलेंगी, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनियम आयन, या फिर कार्बोकेटायन, या फिर कार्बन आयन, या फिर टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, हेट्रोलिसिस ऑफ प्रोपेन विल गिव। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, होमोलिटिक फिजन देखा, होमोलिटिक फिजन को ही होमोलिसिस बोलते हैं, हेट्रोलिसिस हेट्रोलिटिक फिजन को बोलते हैं। अगर हम क्या कराएं, प्रोपेन का क्या कह रहा है, प्रोपेन का हेट्रोलिसिस कराएं, प्रोपेन का हेट्रोलिसिस कराएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका प्रोपेन है, मीथेन इथेन प्रोपेन, तीन कार्बन की रिंग है, तीन कार्बन की चेन है, ये क्या होगा आपका प्रोपेन होगा। तो यहाँ से हमें क्या कराना है, हेट्रोलिसिस कराना है, या तो यहाँ से ब्रेकिंग करा दे, यहाँ तो यहाँ से ब्रेकिंग करा दे, कि दोनों जगह से पॉसिबल है, दो कहीं से भी होगा, या तो यहाँ से हो या तो यहाँ से हो, तो क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिजन ही होना है। तो सी। अब यहाँ से अगर हम ब्रेकिंग कराएं तो इस वजह से क्या होगा, ये अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, मिथाइल एनायन का, CH3 माइनस का, और यहाँ पे इथाइलियम आयन का। अब देखो यहाँ पे प्लस भी बन सकता है और माइनस भी बन सकता है, तो ऑप्शन को एनालाइज करना। ठीक है, पहला है आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, मिथाइलियम आयन एंड इथाइलियम आयन, ये भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मिथाइल का एनायन बनेगा, ठीक है, और इथाइलियम का आयन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी और डी सेम है ना, चलो कोई ना, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय, प्लस आई प्रभाव निम्न द्वारा दर्शाया जाएगा, यानी कि आपको कुछ गिवन है, ठीक है, उसमें से बताना है कि आपके पास प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट आपके कौन से स्पीसीज शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो पहला ऑप्शन है CH3 का कौन सा इफेक्ट शो करता है भाई, CH3 प्लस आई इफेक्ट ही शो करता है।
ठीक है, लिस्ट याद रखना कौन से प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, कौन से माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अगर नहीं पता चल पाता है आपको कि कैसे हम जानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे देख के भी ये CS3 क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, डोनेट करने का काम करते हैं आपके। ठीक है, बाकी आप देख लो OH है और P है और C6H5 है, ये सब आपके प्लस आई पे नहीं जाएंगे। आपका CS3 जो ऑप्शन ए है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे प्लस आई इफेक्ट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय, आपको कुछ स्पीसीज गिवन है, आपको बताना है प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये देखो, ये भी आपका CH है, अगर CH भी हो तो आपका कौन हो जाएगा, वो भी आपका प्लस आई ही होता है, तो ये भी एक तरीके से आपका सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, द इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है उनको किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को पहला देखो, द कॉन्जुगेशन ऑफ, ये आपका सिग्मा होगा, the conjugation of sigma bonding orbitals with the adjacent pi orbitals। ठीक है, क्या हमारा ऐसा कोई कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है सिग्मा बॉन्डिंग का और पाई ऑर्बिटल से साथ, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है अपने किस इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट में, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ एटम और ग्रुप टू कॉज बॉन्ड पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन कहाँ से आ गया, ठीक है, एटम या ग्रुप की वजह से हमारा बॉन्ड का पोलराइजेशन नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, हम क्या देखते हैं, CCCCCl है, तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलता है, जनरली 3 कार्बन तक, और उसके बाद से ये इफेक्ट क्या हो जाता है, ये इफेक्ट कम हो जाता है, नेग्लिजिबल ना के बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के टुवर्ड्स मूव ऑन करते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव आई इफेक्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जब देख लो NO2 गिवन है, OCH3 गिवन है, COH गिवन है, फिर से CH3 गिवन है, बार बार CH3 मिल जा रहा है आपको, तो फिर से हम किस पे जाएंगे, CH3 पे जाएंगे। हमारा डी ऑप्शन जो है ये एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कौन सा इनमें से ग्रुप जो है आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब CS2 CH3 प्लस आई पे जाता है और CCH3 ये भी प्लस आई पे जाता है, CH3 भी प्लस आई पे जाता है, CH आपका गेस सी ऑप्शन सही होगा, CH ये, हाँ ठीक है। इसमें देखना ये सारे कंफ्यूजिंग हैं, अब इसमें कोई और ऑप्शन रहता तो हम इस CH पे ना जा रहे होते, लेकिन यहाँ पे CH ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है, कौन सा गलत है, इट हैज 3 ग्रुप्स। 3 CH3 ग्रुप्स तो नहीं होते हैं, ना ही 3 CH2 ग्रुप्स होते हैं, ना ही, अच्छा नेक्स्ट है कि इट हैज 3 CH ग्रुप। अच्छा, इस आइसोपेंटेन में CH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं क्या, तो इसमें CH ग्रुप भी 3 नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बच गया, क्या बच गया, इट हैज अ कार्बन विच इज नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास एक कार्बन होता है जो कि हाइड्रोजन से नहीं बॉन्डेड होता है, क्योंकि आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन है, वहां पे क्या हो जाएगा, वो उसकी वैलेंसी कार्बन से टू सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी हियर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड हैज द लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि कौन से इसमें से कौन से कार्बन C और H बॉन्ड तोड़ने के लिए हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जो तोड़ने वाली एनर्जी है किसके लिए लोएस्ट होगी, कम ऊर्जा लगेगा, सबसे कम बॉन्ड
पृथक्करण ऊर्जा है, यानी कि लोएस्ट आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके लिए होनी है, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है, जब हम टर्शरी बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं, टर्शरी CH की ब्रेकिंग करते हैं, उसके लिए लीस्ट चाहिए होती हमें, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बहुत ही हाई होता है और वहां पे बहुत ज्यादा मतलब घिचपिच देखने को मिलता है। इस वजह से आपका टर्शरी जो CH होता है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लीस्ट होती है, और ज्यादा किसकी, सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, तो प्राइमरी CH बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो हाई देखने को मिलती है। आई होप सभी क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्राइन्स फ्रॉम अ कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ। हमें क्या फॉर्म करना है, साइनोहाइड्राइन का फॉर्मेशन करना है। कैसे, तो जब अच्छा देखो कीटोन है, अब इससे हमने क्या किया, साइनोहाइड्राइन प्रिपेयर करना है, तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे, HCN से रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिल गया, हमें OH और साथ में CN मिल गया। ये क्या बना आपका, साइनोहाइड्राइन बना। ये क्यों होता है, क्यों एक ही जगह पे रिएक्शन होता है, तो ये H प्लस CN माइनस, वो टूटेगा, ये बॉन्ड O माइनस में टूटेगा, तो H इसके पास माइग्रेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से यहाँ पे ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH CN ये फॉर्मेशन होता है साइनोहाइड्राइन का। तो आपसे पूछ रहा है ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को एक और MCQ में मैंने बताया है, तो इसमें पहला है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो आपका ये कौन सा एडिशन होता है भाई, किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये जनरली हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही जाएगा, ठीक है। हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का ये एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 हमारा कह रहा है ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड द नेबरिंग ऑर्बिटल इज नोन एज। एक प्रतिस्थापित समूह और एक पड़ोसी कक्षीय में सिग्मा बंधों के बीच कक्षीय अंतःक्रिया के इस रूप से माना जाता है, ठीक है। हमारा ऑर्बिटल इंटरेक्शन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड द नेबरिंग ऑर्बिटल्स इज नोन एज। हमें हमारे देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है और नेबरिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि इसमें कौन सा इफेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, तो भाई हमारे p ऑर्बिटल्स की वजह से और सिग्मा बॉन्ड की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा अगर आपने बैच में पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आपका आता है इफेक्ट में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसा और कोई स्टेरिक इफेक्ट तो नहीं है, डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ आपका सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट करता है, उसमें p ऑर्बिटल्स का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द टिपिकल रिएक्शन ऑफ ओलिफिन इज, जो आपका ओलिफिन होता है वो विशिष्ट प्रतिक्रिया वो कौन सा मेजरली रिएक्शन करता है। ओलिफिन्स बोले तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो डबल बॉन्डेड यानी कि एल्कीन्स आपके क्या होते हैं, इनको हम ओलिफिन्स बोलते हैं बिकॉज ये समथिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग टाइप होते हैं। तो ये जो ओलिफिन्स होते हैं ये किस टाइप का रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, अब कोई भी आके इस इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो रिएक्शन इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से होगा। और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे आएगा कौन, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। कौन आएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ही आएगा। एंड हेंस यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि दो ऑप्शन गलती से आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, लेकिन ऑप्शन ए मतलब कि कौन सा रिएक्शन देता है ये, तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। चलो इंडक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय, इंडक्टिव इफेक्ट किसके वजह से आता है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो मैं बार बार बता रही हूँ इंडक्टिव इफेक्ट जो है माइग्रेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये इफेक्ट में आता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड ही शो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो आपका प्लस आई इफेक्ट, कौन सा ग्रुप जो है आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसको CS3 बना लेना, तो ये जनरली आपका CS3 है, बार बार इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां भी ऑप्शन है प्लस आई इफेक्ट इसी को दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समूह दर्शाता है माइनस आई प्रभाव, यानी माइनस आई इफेक्ट को कौन शो करता है। C6H5 क्या शो करेगा, C6H5 क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट होता है वहां पे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जा रहा है, C6H5, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्टली राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आपसे पूछा है क्या नहीं पॉसिबल है, किस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। दो कार्बन एटम के बीच में या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। इस केस में एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, इसमें क्या होता है एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है कि कौन सा, क्या दो कार्बन परमाणु के बीच में क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं होता है। दो सिग्मा बॉन्ड्स क्या पॉसिबल हैं, कहीं आपको दो सिग्मा बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, नहीं देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन ही जो है नहीं पॉसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के केस में बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड आपके ट्रिपल बॉन्ड के केस में बनता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फ्री रेडिकल्स आर, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में फिजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो रेडिकल की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हुए मैंने क्या बताया था, जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। कैसे होते हैं भाई, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, आपको कुछ गिवन है, विजिबल है, हाँ विजिबल है, आपको गिवन है NH3 Br प्लस AlCl3 और NO2 प्लस, कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे जाना पसंद करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है। अब बात करें NH3 की, तो NH3 एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए बैठते हैं और ये किसकी तरह काम करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, AlCl3 कैसे काम करेगा, ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एंड NO2 प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम ही करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ए भाई 23 कह रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन इज, कार्बन जो एटम है, कार्बन एटम पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। अब देखो ये डिपेंड करेगा, द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करेगा कि कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको किस टाइप का कंपाउंड गिवन है, किस टाइप का कंपाउंड नहीं गिवन है। मान लो मैंने CH4 बना लिया, तो कार्बन एटम पे इसमें क्या है, कार्बन एटम पे क्या है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने तो लगा दिया 0 0, ठीक है, क्लियर है। तो केस पे डिपेंड करेगा, हालांकि मोस्टली हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मोस्टली 0 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स इज, नाइट्रीन का सामान्य सूत्र है, जो आपके नाइट्रीन्स होते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाइट्रीन्स का जनरल फॉर्मूला, तो हमें पता है नाइट्रीन क्या होता है, RNH2, ठीक है, RNH2 जनरली हमारा नाइट्रीन होता है। आई होप सभी को क्लियर है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसे सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे और आ भी रहे होंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथ्य सत्य है, ठीक है, ठीक।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 था हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको सही कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो पहला है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर इनहेरेंटली स्टेबल, यानी अनस्टेबल, यानी कि जो भी हम रेजोनेंस में हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या वो अनस्टेबल होते हैं। हमें पता है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहे हैं उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी है, और सारे स्ट्रक्चर आपस में अपने में ही स्टेबल होते हैं, ना कि अनस्टेबल। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर मोर स्टेबल देन एनी इंडिविजुअल रेजोनेंस फॉर्म, ऐसा भी नहीं होता है। ये कह क्या रहा है, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू किसी एक रेजोनेंस फॉर्म को उठा ले, बेंजीन के जो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके एक स्ट्रक्चर को उठा ले और जो रेजोनेंस हाइब्रिड को उठा ले, तो उस केस में आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा भी नहीं, कुछ क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट है रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर एवरेज ऑफ रेजोनेंस फॉर्म रिजेबलिंग द लेस स्टेबल फॉर्म्स। क्या लेस स्टेबल फॉर्म्स का एवरेज होता है? ऐसा कोई क्राइटेरिया भी हमने नहीं पढ़ रखा है, ना ही ऐसा क्राइटेरिया होता है। देखो नेक्स्ट है रेजोनेंस हाइब्रिड आर द एवरेज ऑफ रेजोनेंस फ्रॉम रिजेबलिंग मोर स्टेबल फॉर्म। जो मोर स्टेबल फॉर्म है उसका एवरेज होता है, उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। स्टेबल फॉर्म्स आपके जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी अनुनाद संकर में सभी अनुनाद रूपों में औसत है जो कि अधिक स्थिर रूपों में मिलते जुलते हैं। यानी कि मोर स्टेबल फॉर्म का एवरेज फॉर्म जब लेते हैं तो वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ना कि लीस्ट स्टेबल फॉर्म्स। ठीक है, तो मोर स्टेबल फॉर्म्स हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इज, कार्बोनियम आयन यानी कि किसकी बात कर रहा है, कार्बोकटायन। कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकटायन, कौन सा कार्बोकटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है? हमें क्या पता है, 3 डिग्री का कार्बोकटायन सबसे स्टेबल होगा, फिर आएगा आपका 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड देन मेथाइल कार्बोकटायन, देन आपका क्या आएगा, मेथिल कार्बोकटायन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी? पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल हैव, किसी भी कोई मॉलिक्यूल है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया जाए तो उसमें क्या क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस चीज को देखो, ये दोनों ऑप्शंस और फिर है सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम्स जो है, एटम्स का अरेंजमेंट भी सेम ही देखने को मिल रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा, और सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग का जो नंबर है वो भी सेम हो रहा है। डिफरेंट नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ना ही डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, हमारा डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, जो कि ऐसे एसिड्स जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है, यानी कि लुईस एसिड कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है लुईस एसिड बताना है हमसे। अच्छा, AlCl3 क्या अभी मैंने बताया, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? हाँ डेफिनेटली करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम, एंड हेंस ये किसकी तरह हो जाएगा, लुईस एसिड, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो जो आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल लिखे उनको लुईस एसिड कहना। अब लुईस बेस पूछेगा तो भाई जो भी न्यूक्लियोफाइल आपको दिखेंगे उनको क्या करेंगे हम, उनको हम एज अ लुईस बेस दिखा रहे होंगे। यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रोफाइल पूछा है, लुईस एसिड पूछा है, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल को बताया है। अब आपसे पूछ रहा है विच एल्किल फ्री रेडिकल, विच एल्किल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। हमें क्या पता है, 3 डिग्री का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री का स्टेबिलिटी, 1 डिग्री का, एंड फिर मेथाइल फ्री रेडिकल आता है, फिर आपका मेथाइल फ्री रेडिकल आता है। इसलिए इस मोस्ट स्टेबल पूछा है, सबसे ज्यादा अधिक स्थिर कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपका स्थिर कौन सा हो जाएगा, तो आपका टर्शरी, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या कह रहा है, टर्शरी रेडिकल, टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आपका, द ओरिजिन ग्रुप कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन इज कॉल्ड। ठीक है,
हमें क्या देखना है कि ओरिजिन ग्रुप कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज कार्बन, ऐसा ग्रुप जो कि आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करे। फ्री रेडिकल यानी कि कार्बन का रेडिकल है। कार्बन अनायन, कार्बन अनायन क्या होता है ये बताओ मुझे। लेविस एसिड हमने क्या देखा, लेविस एसिड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये जनरल एसिड होगा, जैसे AlCl3 है तो ये एक लेविस एसिड है। ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना, अरे सॉरी, ये ना पॉजिटिव चार्ज में ना नेगेटिव चार्ज में ना रेडिकल फॉर्म में। कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बोनियम आयन को ही हम कार्बोकेटायन कहते हैं, यानी C+ वाले कार्बोकेटायन होते हैं। रहे कौन गया, कार्बोनियम आयन। कार्बन आयन आपका C नेगेटिव होता है, यानी कि ये कैसा होगा, आपके कार्बन आयन यानी नेगेटिवली चार्ज को कैरी कर रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कार्बन प्रोड्यूसेस। अब देखो आपका कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का हम क्या कराएं, हम कार्बन और क्लोरीन, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का हमने हेट्रोलिसिस कराया है। तो हेट्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, Cl पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, Cl- और C+ ऐसा कुछ फॉर्मेशन दिखेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एक एक आपका दो आयंस का फॉर्मेशन हुआ, एक कटायन बना और एक क्या बना है आपका एनायन का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है 1 कटायन एंड 1 एनायन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखना कभी भी हाइड्रोलिसिस क्लीवेज होगा तो वहां एक कटायन और एक एनायन बनेगा, और अगर वहीं आपका होमोलिसिस होगा तो वहां पे दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इज, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन होता है, अभी मैंने बताया लुईस एसिड कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल्स लुईस एसिड होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह लुईस बेस होते हैं, ये कौन होते हैं, लेविस बेस होते हैं। कौन होते हैं, लेविस बेस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लुईस बेस, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स विद, फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया शुरू होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो किस टाइप से होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम क्या, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, होमोलिसिस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ही पूछा है आपसे होमोलिसिस, ये आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड, अगर आपको नहीं पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन तो यहाँ पे नहीं आंसर कर पाओगे। पहला क्या होता है, होमोलिसिस होता है, फर्स्ट स्टेप उसमें होमोलिसिस होता है, ब्रेक डाउन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बेसिक नेचर इज, ठीक है, आपको NH3 गिवन है, CH3 NH2 गिवन है, CH3 होल ट्वाइस गिवन है और NH गिवन है। मैंने ये क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होगा और बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, साथ में ही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है उस केस में आपका एसिडिटी और बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आई होप सभी को वो इफेक्ट्स याद हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास NH CH3 प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं, 2+I है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक यहाँ पे CH3 है और यहाँ तो एक भी नहीं है। तो भाई इसमें सिर्फ सबसे बेसिक नेचर CH3 होल ट्वाइस NH का ही तो होता है, बाकी यहाँ पे देखो NH3 पहले दे दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी NH3 पहले दिया है ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। एसिडिटी बेसिसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिटी क्या करता है, बेसिसिटी क्या करता है, पूरे कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है in carbon tetrachloride 4 valence of the carbon atoms are directed to 4 corners of, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का 4 संयोजकताएं 4 कोनों की ओर निर्देशित होती हैं। मतलब सॉरी, मतलब आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो चारों स्प्रेड होते हैं, जो चारों 4 वैलेंस कार्बन होते हैं जो CCl4 में कैसे होता है, तो हमें क्या पता है सी जो कार्बन क्लोरीन वाला होता है ये क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है CH4 की तरह। ठीक है, CH4 की तरह, तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को देखो, ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। बेंजीन में जो आपके कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन एटम बताना है। ये क्या है? ये हमारा बेंजीन है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन एटम मैंने Z की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया था। मान लो ये कार्बन, ये आपका कार्बन एटम, इसके लिए कैलकुलेट करें तो ये एक बॉन्ड है। कैसे कैलकुलेट करते हैं Z? तो जितने बॉन्ड है, देखो यहाँ पे एक, अच्छा इसको पहले ओपन करके लिखो। देखो इसकी बॉन्डिंग एक का इस कार्बन के साथ जुड़ा है, एक इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ डबल बॉन्ड बना है और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड किसके साथ? एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ठीक है, ये दो बॉन्ड हो गए। और जब हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, किस केस में? डबल बॉन्ड के केस में हम क्या काउंट करते हैं उसको? हम उसको एज अ एक काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड के केस में ये दो बॉन्ड है तो इसको एक काउंट करेंगे, यानी स्टेरिक नंबर 3 आ गया। स्टेरिक नंबर 3 देखना तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 देखना, स्टेरिक नंबर 2 देखना तो हाइब्रिडाइजेशन sp देखना, स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखना। यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 आया है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। वैसे तो सब बहुत से बच्चों को पता होगा डायरेक्ट करना, तो वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके बेंजीन में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होमोलिटिक फिजन ऑफ C बॉन्ड इन इथेन gives an intermediate in which carbon is, ठीक है, होमोलिटिक फिजन कराए इथेन। इथेन में हमने क्या कराया? होमोलिटिक फिजन कराया। होमोलिटिक यानी कि CH3 का रेडिकल और यहाँ पे प्लस CH3, दो CH3 का रेडिकल मिला। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इथेन गिव्स एन इंटरमीडिएट, यानी कि क्या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जो है एग्जिस्ट करेगा। तो हमें पता है फ्री रेडिकल्स में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज, आपसे पूछ रहा है जो आपके पास डाइक्लोरोमीथेन की संरचना, यानी डाइक्लोरोमीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? डाइक्लोरोमीथेन है, ठीक है, मीथेन है तो यानी कि सिर्फ सिंगल कार्बन होगा। तो भाई Cl यहाँ जुड़ गया, Cl यहाँ जुड़ गया, H और H। जब भी सिंगल कार्बन एटम वाले स्ट्रक्चर आएंगे वो आपके जनरली क्या होंगे? वो आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो कि है टेट्राहेड्रल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफाइट में कार्बन एटम किस स्टेट में होता है, किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ग्राफाइट में हेक्सागोनल होते हैं, वहां पे हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन डायमंड। अब देखो ये सारे एलोट्रॉप्स हैं, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? डायमंड का केस पूछ रहा है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है डायमंड में क्या होगा। यहाँ पे आपसे डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा हुआ है, या फिर वो ग्रेफाइट हो या फिर डायमंड हो, ठीक है, कार्बन का है। ये सबके हाइब्रिडाइजेशन आपको कितने देखने को मिलता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। एसिडिक की बात की है तो एसिडिक नेचर के लिए मैंने क्या बताया था? जो बाहरी वाले हाइड्रोजन एटम होंगे उसकी वजह से जब 1 डिग्री पे, सॉरी ये स्ट्रक्चर एकदम ब्लंडर है। यहाँ पे अगर क्या होना चाहिए आपका, जब कार्बन एकदम प्राइमरी पोजीशन पे सी ऐसा पोजीशन हो, इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है? एसिडिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसको मैंने एल्काइंस के केस में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर, या फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ब्यूटेन है, इसकी एसिडिटी कम होगी। ब्यूटीन है और आपके पास ब्यूटाइन भी है, और 1 ब्यूटाइन भी है, 2 ब्यूटाइन भी है, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ये आपका क्या है? 1 ब्यूटाइन है। 1 ब्यूटाइन जो होगा ट्रिपल बॉन्डेड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। याद रखना यहाँ पे, या इस पोजीशन पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो लेस एसिडिक है, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द मोर आपके एसिडिटी के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एग्जैक्टली राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 कह रहा है शेप ऑफ मीथेन, इथेन एंड इथाइन, ठीक है। सबके पहला वाला दिया है
आपका यहाँ पे मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसमें तो सबसे पहले हमारा दो जो पिरामिडल शेप दिया हुआ है किसका, मीथेन का, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका तो पहले ही हमें क्या दिख रहा है, वो हमें गलत दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, मीथेन का। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बात की है इथीन की। इथीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पे इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इथाइन के केस में, सी ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में आपका क्या देखने को मिलता है, टोटली 180 डिग्री लीनियर देखने को मिलता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल, प्लेनर और लीनियर, अगर ऑप्शंस देखो तो यहाँ पे प्लेनर एंड लीनियर, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 42 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द डाइपोल मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर, आपको बताना है जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके लिए हाईएस्ट होगा, डाइपोल मोमेंट किसके लिए हाईएस्ट होगा, ट्रांस टू ब्यूटीन 1,3 मिथाइल मिथाइल बेंजीन, सॉरी 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन एसिटोफिनोन इथेनॉल। आपको क्या देखना है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो न्यू कैलकुलेट करते हैं, जो न्यू नेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि किसकी वजह से, अगर हमारे ग्रुप में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाता है उसकी वजह से जो अराइज होता है। यहाँ पे एसिटोफिनोन जो है ये सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका हाईएस्ट होने वाला है, एसिटोफिनोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव, रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल में क्या नहीं होता है। अब देखो, आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डेफिनेटली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा देखने को मिलता है, हमें आइडेंटिकल देखने को मिलता है। एक सेकेंड, मोड हैंग कर रहा है। चलो, यहाँ पे आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखने को मिलता है, डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। नियर द सेम एनर्जी कंटेंट, जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसका एनर्जी कंटेंट सेम होता है, ठीक है, ये भी सही है। द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो भी सेम होते हैं, बस माइग्रेशन उसमें होता है, तो ये भी सही है। आइडेंटिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग डिफर करती है, सेम बॉन्डिंग नहीं होती है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करेंगे तो बॉन्डिंग डिफर करेगी। ऑप्शन नंबर बी जो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल ड्यू टू, सारे बेंजीन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, तो हमें पता है टॉटोमेरिस में नहीं, बेंजीन, हमें क्या पता है कि जो हमारा बेंजीन साहब है इसमें आपका रेजोनेंस काम करता है, क्या काम करता है, रेजोनेंस काम करता है, माइग्रेशन होता है, ठीक है। बेंजीन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था एल्किल वाले चैप्टर में, अरे सॉरी यूनिट 4 में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से इसके जो बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे, बेंजीन इज अनरिएक्टिव, जो हमारे पास बेंजीन होता है वो अनरिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम देखने को मिलती है, क्यों कम देखने को मिलती है, तो भाई डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये तो एकदम सही है, लेकिन जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये इसके अनरिएक्टिव होने का रीजन नहीं है, अक्रियाशील होने का रीजन नहीं है। बेंजीन में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, ठीक है, इट हैज सीसी सिंगल बॉन्ड, ये सारे रीजंस ठीक है, लेकिन क्यों ये अनरिएक्टिव होते हैं, इसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH की बात हो रही है, आर इजिली आयोनाइज्ड, द मेन रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट, कहने का मतलब है COOH जो है ये इजिली आयोनाइज हो जाता है CO- और H+ में साथ का फॉर्मेशन कर लेता है, आसानी से आयनित हो जाते हैं। इस बयान का मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन क्या है कि क्यों जल्दी आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखें तो पहला है कि एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये कोई रीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या हाइड्रोजन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं ना। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इस वजह से ये जल्दी से फॉर्म हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 48 नंबर पे। 48 कह रहा है, इन CC बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन लाइज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड,
जो हमारा कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है वो सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच में लाई करता है। ये क्यों, क्या इसका रीजन है? लंबाई एकल और दोहरे बांधक के बीच में होती है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। अभी मैंने बताया कि इनका मेन बॉन्डिंग इक्वल होने का मतलब क्यों होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है। और सिंगल और डबल में क्यों लाई करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ही ये सिंगल एंड डबल बॉन्ड पे लाई करती है। 49 नंबर देखो, क्रेडिट फॉर द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन गोज टू, इसको मैंने बहुत बताया कि जो बेंजीन के वलय संरचना का श्रेय किसे जाता है, यानी कि किस साइंटिस्ट ने इसे वेल एस्टैब्लिश किया है, किस साइंटिस्ट ने इसे समझाया था। तो वहां पे किसका नाम आया था? केकुले का नाम आया था। आपके वोलर, फैराडे और बेयर ने भी अपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए थे। उनके जो बेंजीन की क्राइटेरिया थी वो फेल हो जा रही थी, तो उसकी वजह से जो नया स्ट्रक्चर लेके आए थे, जो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी स्ट्रक्चर था, वो केकुले का था। एंड केकुले का स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। इसका श्रेय, बेंजीन के स्ट्रक्चर का श्रेय किसे जाता है? केकुले को जाता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एंड HNO3 द नाइट्रेटिंग स्पीसीज इज। नाइट्रेटिंग स्पीसीज बोले तो भाई ये आपका बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में आपका नाइट्रेटिंग, ये क्या होता है? H2SO4 एंड HNO3, ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। एंड HNO3, ये दोनों आपका क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर की वजह से नाइट्रेटिंग स्पीसीज बनेगी, यानी नाइट्रेशन रिएक्शन होगा, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? वो इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ जुड़ जाएगा NO2। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा, नाइट्रेटिंग स्पीसीज, वो जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज कौन से बनेगी? तो यहाँ पे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। इस वजह से जो ऑप्शन बी है वो आपके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। और मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। बाकी के क्वेश्चंस हम अपने इसके पार्ट बी में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।